यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्राची पार्षद। देश में आज उत्तर प्रदेश के लव जिहाद के खिलाफ कानून की चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस कानून की सुगबुगाहट को लेकर एक नई सियासी बहस देश में छिड़ गई है। माना जा रहा है कि हाल ही में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तेजी से लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, उसके बाद यहां जो कानून सामने आएगा वो बेहद सख्त होगा, जिसके संकेत राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष ने भी दे दिए हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में मोहब्बत करना किसी सूरत में गुनाह नहीं होगा, लेकिन मोहब्बत की आड़ में नापाक मंसूबों को पूरा करने की कोशिश करना गुनाह ही माना जाएगा। बागपत और नोएडा में आए लव जिहाद के मामले से तकरीबन काफी पहले उत्तर प्रदेश सरकार ये संकेत दे चुकी थी कि लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर वो जल्द ही कानून लाकर इस पर लगाम लगाना चाहती है। तब न्यायिक आयोग को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो राज्यों के कानूनों का अध्ययन कर इसकी संभावनाओं को तलाशे। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की ये कवायद परवान चढ़ती इसमें बाजी मार ली मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने। हालांकि मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य हो गया जिसने लव जिहाद जैसे कानून को लेकर पहल की। माना जा रहा है यूपी सरकार जो कानून लाने जा रही है वो सख्त कानून होगा। हालांकि विधि विभाग की तरफ से सरकार को जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें क्या है ये साफ नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो विधि विभाग ने जो प्रस्ताव भेजा है उसके मुताबिक यदि दो धर्म के लोग शादी करते हैं तो इस बात की जांच की जाएगी कि ये शादी कपटपूर्ण तरीके से प्रलोभन देकर या ब्लैकमेलिंग के तहत तो नहीं की गई। दो धर्म के लोगों में धोखे जैसे मामले में लड़का और लड़की के परिवार की शिकायत पर जांच की जाएगी। कपटपूर्ण तरीके से प्रलोभन देकर या ब्लैकमेल करके की गई शादी अपराध होगी। दोष साबित होने पर 1 साल से लेकर 7 साल तक की सजा मुमकिन होगी, साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। इस तरीके की घटनाओं से सामाजिक विद्वेष पनपता है, उस पर भी सरकार ध्यान दे रही है कि इस तरीके की घटनाएं न हो जिससे सामाजिक ताना बाना छिन जाए। वहीं इस मामले में राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि असल में लव जिहाद में सबसे अहम मुद्दा धर्मांतरण है। राज्य विधि आयोग ने नवंबर 2019 में अपना एक प्रतिवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किया था और उस प्रतिवेदन में इस विषय पर कानून बनाने की संस्तुति की थी। उस कानून में हमने इस प्रकार की संस्तुति की है कि अगर कोई व्यक्ति लोभ, लालच, अच्छी शिक्षा का लोभ, अच्छे लाइफ स्टैंडर्ड का लोभ या डिवाइन डिस्प्लेजर का भय दिखा करके या किसी प्रकार से डरा धमका करके कोई धर्म परिवर्तन करता है या करवाता है तो वो दंडनीय अपराध होगा। उस प्रस्तावित बिल में हमने ये भी प्रावधान किया है कि अगर कोई केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन करता है या धर्म परिवर्तन करने के लिए शादी करता है तो ऐसी शादी अवैध होगी। वहीं इस मामले में मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि कई कानून पहले से ही मौजूद है, जरूरी है उनको ही सही तरीके से अमल में लाया जाए। कानून आ रहा है तो ठीक है, लेकिन इससे किसी खास कौम को निशाना बनाने की सोच को जायज नहीं माना जा सकता। लव जिहाद को लेकर जो सरकार कानून बना रही है, ठीक है, कानून बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। पहले जितने कानून बन चुके हैं उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि औरतों की सुरक्षा को लेकर सरकार कितने कानून बना चुकी है, चाहे केंद्र सरकार हो या प्रादेशिक सरकारें हो। क्या सारी औरतें सुरक्षित हैं? क्या सारी माएँ, बहनें, बहू, बेटियां सब सुरक्षित हैं? वहीं इस मामले में अयोध्या के संतों ने खुशी जताई है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि सरकार ने ये पहल सही की है, इससे हिंदू लड़कियों के शोषण पर रोक लगेगी।
इस कानून को बहुत पहले बना लेना चाहिए। तमाम घटनाएं हैं लव जिहाद के नाम से, तमाम लोगों ने, और हिंदू, विशेषकर हिंदू लड़कियों को मुसलमान जो हैं वो लव जिहाद के नाम से और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और लव जिहाद के नाम से और विवाह करते हैं। विवाह नहीं करते बल्कि एक प्रकार से उनको प्रलोभन दे करके और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। वहीं तपस्वी छावनी के संत परमहंस दास का कहना है कि इसके नाम पर न जाने कितनी बहु बेटियों का उत्पीड़न हुआ। अब कम से कम कार्रवाई के डर से ऐसे गुनाहों पर रोक लगेगी। कुल यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था और स्टेट गवर्नमेंट ने यह जो डिसाइड किया है लव जिहाद पर जो है कानून बनाने का, यह स्वागत योग्य है, सराहनीय है। क्योंकि लव जिहाद से न जाने कितनी बहन बेटियों की जान चली गई, कितनी बहन बेटियों का जीवन बर्बाद हो गया। और भारत जैसे देश में जहां हम नवरात्रि में दुर्गा के रूप में बेटी की पूजा करते हैं और हमारे वेदों से लेकर के पुराणों तक में नारी सम्मान की बात कही गई है। नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, बताया कि नारी का सम्मान जहां है, संस्कृत का उत्थान वहां है। और लव जिहाद में जो है लोग अपना पहचान छिपा करके, अपना जो है तो नाम छिपा करके और बहन बेटियों को जो है बहला फुसला करके, और इसके बाद कभी पता लगा कि उनकी हत्या कर दी गई, कभी पता लगा कि उनको बेच दिया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश में कानून आने की चर्चाओं के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसे कानून की जरूरत पर ट्वीट कर सवाल उठाए। हालांकि ये भी महज इत्तेफाक है कि जिस वक्त अशोक गहलोत सवाल उठा रहे हैं उस वक्त ही IAS टॉपर रही टीना डाबी अपने पति अतहर उल शामी से तलाक की अर्जी दे बैठी। साफ है, धर्मांतरण या धोखा तो मुद्दा है ही, विचारों और संस्कृति का तालमेल भी बड़ा मुद्दा है। मान्यताओं और परंपराओं का ये फर्क रिश्तों की बुनियाद हिलाने के लिए काफी है। ऐसे में जब एक IAS घुटन महसूस कर किनारा करने में यकीन रखती हो तो फिर सामान्य लड़कियों के दुख का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात एक ऐसे गुनाह की जो गुनाह होकर भी गुनाह नहीं दिख रहा। मामला हापुड़ से जुड़ा है। एक के बाद एक 12 लोगों की मौत हो गई। हालांकि मौत की वजह साफ नहीं है, लेकिन इस मामले में परिवार और प्रशासन के बयानों ने मामले को उलझा दिया है। परिवार जहां एक तरफ जहरीली शराब की वजह से पीने की मौत बता रहा है, तो दूसरी तरफ प्रशासन बीमारी और हार्ट अटैक बता रहा है। छत्तीस घंटों में 12 लोगों की मौत से दहला हापुड़। आखिर क्या है एक के बाद एक हो रही मौत का सच? क्या मौत पर परिवार के आरोपों में है दम? क्या 12 मौत के मामले में प्रशासन की कोई पर्देदारी? वास्तव में हापुड़ में जिस तरह से एक एक कर लोगों की मौत बीते 2 दिन के भीतर हो गई, उसने जिले को थर्रा दिया है। हालांकि डराने वाली बात यह है कि इन मौत को लेकर वजह साफ नहीं हो पा रही है। इस मामले में प्रशासन और परिवार के बयान एक दूसरे से उलट है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में ब्रजघाट इलाके में हुई 11 मौत के बाद शुक्रवार को फिर एक शख्स की मौत हो जाने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 12 हो गया है। इस मामले में परिवार वालों का लगातार दावा है कि मौत की वजह जहरीली शराब है, क्योंकि मरने वालों के पास से शराब के खाली पौवे बरामद हुए हैं। दारू पीना है वो तो शुरू से। अच्छा, तो कल जैसे उनकी मौत हुई है तो उसमें भी उन्होंने कुछ इस तरह का नशा वगैरह किया हुआ था? हाँ, दारू तो पीते ही ना। तो दारू पीते हैं? हाँ। अच्छा, लिया वो तो शराब, तो उससे तो मरेंगे ही, जो मरेगा तो। सबसे बड़ी बात यह है कि शक इसलिए गहराता जा रहा है क्योंकि जो लोग मरे हैं उनमें से किसी का पोस्टमार्टम कराने की जहमत प्रशासन ने नहीं उठाई है। ये मामला ये है कि जी सुबह यहाँ पर ये फूल प्रसाद बेचते हैं। उनका एक छोटा भाई था जिसका नाम पिन्नू था। कितनी उम्र होगी उसकी? लगभग 30-32 के आसपास। अच्छा, हाँ 30-32 जी। तो क्या हुआ फिर उसके बाद? तो उसका मतलब ये था कि सुबह 5 बजे तक वो ठीक था जी, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु का कोई कारण पता चल पाया? कारण क्या, शराब वगैरह पीता था वो। हालांकि प्रशासन लोगों की मौत की वजह बीमारी और हार्ट अटैक बता रहा है।
प्रशासन का ये दावा ब्रजघाट पर लोगों से बातचीत के बाद है। बावजूद इसके प्रशासन इस मामले में बारीक पड़ताल का दावा कर रहा है। और आज 5 कल की जांच की गई थी, जिसमें से 4 लोग बीमारी से डेथ हुई है, हार्ट अटैक से, हाल में हुआ था दवा चल रही थी। और आज जो है डेथ हुई है उसमें एक व्यक्ति का ब्रेन हेमरेज से डेथ हुई है। उसके परिजनों ने बताया है एक व्यक्ति 3 दिन से बीमार था, उसको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ब्लड टेस्ट उन्होंने कराया था जिसमें उनको टाइफाइड और हड्डी के फीवर की बात सामने आई है। 2 व्यक्तियों की डेथ की बात है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद एडीएम, जिला आबकारी अधिकारी, एएसपी, आबकारी निरीक्षक ने इलाके का जायजा लिया और आसपास के लोगों से भी बातचीत की। इतना ही नहीं, एहतियातन इस मामले में ठेकों से शराब के सैंपल लेकर उसकी भी जांच कराई जा रही है। वहीं मृतक के परिवार का कहना है कि उनके घर मरने वालों ने 2 दिन पहले शराब पी थी, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल में भी हालत में कोई सुधार होने की बजाय और भी बदतर हो गई। ये ऐसा है, उन्होंने 1 दिन पहले दारू पी थी। अब दारू पीने के बाद उनके सिर में दर्द हो गया था दूसरे दिन के लिए। अब वो बना तो दारू के ही कारण था, क्योंकि दारू नहीं पीते तो वो सिर में दर्द नहीं होता उनके। अब उनके फिर शाम तक वो सिर में दर्द बंद ही नहीं हुआ। अब शाम के टाइम वो कहने लगे कि मेरे पैरों में भी मतलब सुन्नी सी होने लगी। तो उनकी चलो डॉक्टर से पूछो क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि अदरक वगैरह की चाय पिला दो और गर्म पानी वगैरह पिलाओ, हो जाएगा ठीक। ये आरोप सिर्फ सरिता का नहीं है, बल्कि और भी मृतक के परिवार वालों का कहना है। 3-4 दिन में ब्रजघाट में लगभग 14 लोग मर चुके हैं। इनमें से 2 तो नेचुरल डेथ है, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो इस तरह से मरे हैं कि जैसे कुछ जवान हैं, कुछ ठीक ठाक थे, कोई बीमारी नहीं थी, तो सभी ने शराब पी थी और उसके बाद सभी मरे हैं ये लोग। ब्रजघाट में 2-3 दिन के अंदर ही 10-12 मौतें हो चुकी हैं और सभी का संज्ञान यह है कि सभी शराब पी के मरे हैं। देसी शराब अवैध रूप से बिक रही है ब्रजघाट में, यह पी कर लोग मर रहे हैं, कुछ शराब बेचने वाले मरा है। सवाल प्रशासन की संवेदनशीलता पर इसलिए भी उठ रहे हैं कि जब एक तरफ से परिवार वालों के आरोप जहरीली शराब को लेकर हैं, तो प्रशासन ने मृतक के शरीरों का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? क्या लखनऊ में हुई कार्रवाई के बाद हापुड़ के अधिकारियों को खुद पर कार्रवाई का खौफ सता रहा है? इसीलिए प्रशासन इस मामले में लीपापोती कर इसे ठंडा करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं मेरठ में स्वास्थ्य मित्रों के नाम पर जब झोलाछाप डॉक्टर्स की मदद को लेकर बयान आया तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। इस बयान के सूत्रधार थे हस्तिनापुर सीएचसी के प्रभारी डॉक्टर। हालांकि बाद में स्वास्थ्य मंत्री ने साफ किया कि बयान पूरी तरह गलत है, ऐसा किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों से एक बार फिक्र बढ़ने लगी है। यही वजह है कि टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। कहां तो इन कथित अस्पतालों पर ताले लग जाने चाहिए थे, कहां अब हस्तिनापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी के बयान ने इन्हें स्टार बना दिया। जिस सरकार और प्रशासन के खौफ से इन्हें ये जगह छोड़कर अपने इन ठिकानों से कूच कर जाना चाहिए था, वहां इन्हें कोरोना योद्धा बताने की मुहिम, इनके ब्लड सर्कुलेशन में खुशियों की डोज मिल गई है। कोरोना के दौर में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली से निपटने का नुस्खा मेरठ जिला प्रशासन को तलाशना था। लिहाजा ये जिम्मेदारी बंटते बटाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अंकुर त्यागी के कंधों पर भी आ गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण का डॉक्टर साहब को अंदाजा पहले से ही था। काम की अधिकता को बीते 8 महीनों में डॉक्टरों से ज्यादा तो नहीं, लेकिन उनके बराबर अगर किसी ने महसूस किया तो वो इकलौते पुलिस वाले ही थे। हालांकि जो जिम्मेदारी डॉक्टरों के कंधों पर है, उसकी बराबरी तो पुलिस वाले भी नहीं कर सकते। ऐसे में संसाधन बढ़ाने का मसला भी सामने आया। बस इसी बात पर डॉक्टर साहब ने अपना दांव खेल दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कोरोना की मुहिम में झोलाछाप डॉक्टरों को साथ लेने का वादा कर दिया और उन्हें कोरोना योद्धा का सम्मान दिलाने का वादा कर डाला। मुसीबत है, लेकिन वो एक्चुअली में क्या है कि जो मरीज उनके पास जा रहे हैं वो उनको ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के बाद जो पेशेंट है वो सोचता है कि मेरा यहाँ सस्ते में काम हो जाएगा। मुसीबत है, लेकिन हमने एक प्रयास ये किया कि अगर जो भी झोलाछाप डॉक्टर 10 दिन में 30 लोगों की जांच कराएगा तो उसको हम माननीय एसडीएम साहब और सीएमओ साहब से कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट दिलाएंगे। ये इतना अच्छा साबित हुआ है
कि लगभग 25 झोला छाप डॉक्टर हमारे यहाँ प्रतिदिन सैंपलिंग करा रहे हैं, सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए। अगर इस अभियान को जोड़ा जाए तो ये लोग प्यार से बहुत लोगों की जांच करा सकते हैं। झोला छाप डॉक्टर्स को अब आप स्वास्थ्य मित्र की संज्ञा दे रहे हैं? ऐसा मेरा मानना है कि ये कोई ऐसी डिग्री नहीं है, लेकिन हम भी एक मित्र ही हैं, हम भी स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं और वो भी काम कर रहे हैं। तो बेहतर है कि जो ग्राउंड लेवल पे चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं लोग, उन्हीं को ही जोड़ दिया जाए सिस्टम से, क्योंकि जो सरकारी सिस्टम है वो हमारे पास इतना पर्याप्त नहीं है। डॉक्टर साहब का ये वादा किसी मरीज को तो छोड़िए, स्वस्थ आदमी को गश खाकर गिराने वाला है, क्योंकि झोला छाप डॉक्टरों का मामला अंधे को रेवड़ी थमाने जैसा है, जो न केवल मरीज मानते हैं बल्कि स्वास्थ्य महकमा भी। यही वजह है कि एबीपी गंगा ने जब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के सामने ये सवाल रखा तो इस मामले में साफ हो गया कि डॉक्टर साहब या तो सरकार की मंशा नहीं समझ पा रहे या फिर अपनी नौकरी। मुझे लगता है कि आपने जो मेरा अभी पूर्व में जो बयान चल रहा था जी, आपने उसको अभी आपने पूरी तरह से सुना नहीं। मैंने उत्तर प्रदेश, बोलिए सर, बोलिए अपनी बात को रख लीजिए। मैंने पूरा उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी दिया था और आपने उसको न सुन के एक कोई घटना जो अप्रमाणित घटना है उसको आपने सामने रख दिया कि वो हमारे स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस मसले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही। उसने सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का आरोप लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में सरकार और सरकारी महकमे द्वारा झोला छाप डॉक्टरों की बात किए जाना ये दर्शाता है जब 30 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं रही तो उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाओं को, स्वास्थ्य महकमे को झोला छाप बना दिया भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के अन्य राजनीतिक दलों ने। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में झोला छाप डॉक्टरों की मदद लिए जाना झोला छाप बातें हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है। कांग्रेस पार्टी के जाने के बाद उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभागों का क्या हाल है। बहरहाल अब सीएचसी प्रभारी के बयान को जब सरकार ने नाजायज ठहरा दिया है तो ये समझना होगा कि सरकार की इस मुहिम में सिर्फ सरकारी डॉक्टर ही नहीं बल्कि प्राइवेट डॉक्टर भी शुमार होंगे। लेकिन कोरोना से सावधानी सबसे ज्यादा आपको रखनी होगी, क्योंकि इलाज से पहले जरूरी है सुरक्षा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ऋषिकेश के लोगों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री ने जानकी सेतु को जनता को समर्पित कर दिया है। इस पुल के बनने से लोगों को आवाजाही में काफी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री के उद्घाटन के साथ ही 14 साल का इंतजार खत्म हो गया है। जानकी सेतु अब जनता को समर्पित हो गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकी सेतु का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि इस पुल के बनने से लोगों को आवाजाही में सुविधा होगी, साथ ही ये पुल पर्यटन के लिहाज से आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को समय की बचत होगी, फ्यूल की बचत होगी, क्योंकि पहले काफी घूमकर लोगों को जाना पड़ता था। वहीं सबसे बड़ी जो देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनको बहुत सुविधा इससे मिलेगी। इस पुल की कुल लंबाई 274 मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 3.9 मीटर है। पुल को 3 भागों में बांटा गया है। बीच का भाग लोगों की पैदल आवाजाही के लिए रखा गया है। इसके अलावा दोनों किनारों में से एक ओर से 2 पहिया वाहनों के आने जाने की व्यवस्था की गई है। इसकी कुल लागत 48 करोड़ 85 लाख रुपए है। जानकी सेतु बनाने के बाद ऋषिकेश के लोगों के साथ साथ स्वर्गाश्रम और लक्ष्मण झूला के लोगों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। ये टिहरी और पौड़ी को तो जोड़ता ही जोड़ता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम सावन के टाइम में लाखों नहीं करोड़ों लोग आते हैं। जो एक ही झूले पुल पे हमारा लोड रहता है वो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा हो जाएगी और व्यापार भी काफी स्तर पे बढ़ेगा। कांवड़ मेले के दौरान लोगों को सबसे अधिक जाम की समस्या झेलनी पड़ती है। जानकी सेतु के बनने से कांवड़ यात्रा के दौरान भी लोगों को काफी सहूलियत होगी। जिन लोगों का रोजगार गंगा के दूसरे छोर पर है उन्हें भी आवाजाही में काफी फायदा होगा।
एबीपी गंगा के लिए ऋषिकेश से प्रमोद नौटियाल की रिपोर्ट।